हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल करंट एनालिसिस। दोस्तों आज हम पढ़ने वाले हैं 23 फरवरी 2022 के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स। दोस्तों आज इस वीडियो में हम करंट अफेयर्स के साथ साथ पुराने करंट अफेयर्स और स्टैटिक जीके के भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को कवर करेंगे। दोस्तों अगर आप किसी भी एग्जाम की तैयारी करते हैं तो यह वीडियो आप सभी के लिए काफी ज़्यादा हेल्पफुल होने वाली है। तो दोस्तों वीडियो को एंड तक देखिएगा और सेशन को लाइक करना न भूलिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर भी कीजिएगा और हमारे चैनल करंट एनालिसिस को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिएगा ताकि आने वाली हर एक वीडियो की अपडेट आपको मिलती रहे। तो चलिए शुरू करते हैं आज के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स के क्वेश्चनों को। तो दोस्तों आज का पहला प्रश्न है कि हाल ही में कौन सा राज्य नदियों में नाइट नेविगेशन मोबाइल ऐप लॉन्च करने वाला देश का पहला राज्य बना है। और दोस्तों बात करें ये कौन सा राज्य हो जाता है जो देश का पहला राज्य बना है जिसने नदियों में नाइट नेविगेशन मोबाइल ऐप लॉन्च किया है। तो दोस्तों ये ऑप्शन ए असम राज्य हो जाता है। ये देश का पहला राज्य कौन सा है? तो दोस्तों असम राज्य हो जाता है जिसने नदी में नाइट नेविगेशन मोबाइल ऐप लॉन्च किया। और दोस्तों आपसे एग्जाम में पूछता है असम के द्वारा किस नदी पे नाइट नेविगेशन मोबाइल ऐप लॉन्च किया गया, तो ये भी पॉइंट इंपॉर्टेंट हो जाता है। किस नदी पे? तो दोस्तों याद रखिएगा ब्रह्मपुत्र नदी पे इस नेविगेशन ऐप को लॉन्च किया गया है असम के द्वारा। याद रखिएगा ब्रह्मपुत्र नदी पे। किस नदी पे? तो दोस्तों ब्रह्मपुत्र नदी पे। याद रखिएगा ये असम राज्य के द्वारा नाइट नेविगेशन मोबाइल ऐप है। ये भी याद रखिएगा कौन सा ऐप है? तो नाइट नेविगेशन मोबाइल ऐप हो जाता है जिसे असम राज्य के द्वारा लॉन्च किया गया है। नदी पे कौन सी? तो ब्रह्मपुत्र नदी पे। दोस्तों बात करें भारत द्वारा कौन सा नेविगेशन यूज किया जाता है, ये भी आपसे एग्जाम में पूछ सकता है। दोस्तों नाविक नेविगेशन हो जाता है जो कि भारत के द्वारा यूज किया जाता है। दोस्तों नाइट नेविगेशन ऐप के बारे में बात करें तो यह नाइट नेविगेशन मोबाइल एप्लीकेशन को आईआईटी मद्रास के प्रमुख के राजू के सहयोग से परिवहन विभाग द्वारा विकसित किया गया। याद रखिएगा ये नाइट नेविगेशन मोबाइल एप्लीकेशन जो हो जाता है ये किसके द्वारा विकसित किया गया अगर आपसे पूछता है दोस्तों, तो याद रखिएगा आईआईटी मद्रास के द्वारा। और इसके प्रमुख कौन हो जाते हैं दोस्तों? के राजू। इनके सहयोग से परिवहन विभाग के द्वारा ये विकसित किया गया है। अगर दोस्तों अब बात करें असम राज्य की तो दोस्तों असम की कैपिटल दिसपुर हो जाती है। याद रखिएगा असम की कैपिटल दिसपुर हो जाती है। अब मुख्यमंत्री की बात करें प्रेजेंट टाइम में असम के मुख्यमंत्री कौन है? दोस्तों प्रेजेंट टाइम में मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा हो जाते हैं मुख्यमंत्री असम के। राज्यपाल की बात करें असम की तो जगदीश मुखी जी ये राज्यपाल हो जाते हैं असम के। और टोटल डिस्ट्रिक्ट की बात करें असम में टोटल कितने डिस्ट्रिक्ट हो जाते हैं दोस्तों? टोटल 34 डिस्ट्रिक्ट हो जाते हैं। याद रखिएगा अगर आपसे एग्जाम पूछता 34वां डिस्ट्रिक्ट कौन सा है असम का, दोस्तों बजाली डिस्ट्रिक्ट हो जाता है। ये 34वां डिस्ट्रिक्ट है, याद रखिएगा असम का। और दोस्तों असम की बात करें तो सबसे बड़ा शहर तो दोस्तों गुवाहाटी हो जाता है। याद रखिएगा कौन सा सबसे बड़ा शहर हो जाता है? तो दोस्तों गुवाहाटी। और दोस्तों कामाख्या देवी का मंदिर भी कहाँ पे है? तो गुवाहाटी में है। याद रखिएगा गुवाहाटी में कामाख्या देवी का मंदिर है जहाँ पे कौन सा? तो अम्बुबाची मेला भी लगता है। ये भी कई बार आपसे एग्जाम में पूछा गया, ये भी याद रखिएगा पॉइंट्स, ये भी इंपॉर्टेंट हो जाते हैं काफी ज्यादा। दोस्तों सभी स्टैटिक जीके के क्वेश्चन को इसी में कवर कर लेंगे डिटेल के साथ। दोस्तों इस वीडियो को आप ज्यादा से ज्यादा लाइक करते रहिएगा और शेयर भी कीजिएगा। अब दोस्तों अगर बात करें विधानमंडल विधानसभा और राज्यसभा लोकसभा की सीटों की तो दोस्तों असम में टोटल विधानमंडल की 126 सीटें हो जाती हैं। राज्यसभा की बात करें तो टोटल 7 सीटें हैं और लोकसभा की दोस्तों टोटल 14 सीटें हो जाती हैं। और दोस्तों और भी डिटेल की बात करें राजकीय पशु पक्षी फूल की, दोस्तों असम का राजकीय पशु एक सींग वाला गेंडा हो जाता है। याद रखिएगा एक सींग वाला गेंडा किस राज्य का राजकीय पशु हो जाता है दोस्तों? तो असम का। अगर राजकीय पक्षी की बात करें असम के दोस्तों व्हाइट विंग डक ये राजकीय पक्षी हो जाती है। कहाँ की? तो दोस्तों असम की। असम के राजकीय फूल की बात करें तो दोस्तों ऑर्चिड ये राजकीय फूल हो जाता है असम का। और राजकीय वृक्ष बात करें असम के तो होलांग ट्री ये दोस्तों ये असम का राजकीय वृक्ष हो जाता है। उत्सव की बात करें तो दोस्तों असम में बिहू उत्सव मनाया जाता है। याद रखिएगा जो कि उत्सव वीडियो में हम असम को पूरा डिटेल में कवर करेंगे। आपको बार बार असम स्टेट से रिलेटेड जो भी क्वेश्चंस आते हैं उसको अलग से ना पढ़ना पड़े, इसलिए हम पूरे डिटेल में असम स्टेट को कवर करेंगे। दोस्तों अगर बात करें असम के नेशनल पार्कों की तो दोस्तों टोटल 7 नेशनल पार्क हो जाते हैं असम में। याद रखिएगा कितने टोटल हैं दोस्तों? 7। जैसे काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पे? तो दोस्तों असम में हो जाता है। मानस राष्ट्रीय उद्यान, राजीव गांधी औरंग राष्ट्रीय उद्यान। और दोस्तों याद रखिएगा इसका नाम पहले राजीव गांधी औरंग राष्ट्रीय उद्यान था, अब जिसमें से राजीव गांधी नाम हटा दिया गया, सिर्फ औरंग राष्ट्रीय उद्यान है। अगर औरंग राष्ट्रीय उद्यान पूछता है तो दोस्तों ये असम में हो जाता है, या इसका पुराना नाम राजीव गांधी औरंग राष्ट्रीय उद्यान पूछता है तो दोस्तों ये भी याद रखिएगा ये असम का ही औरंग राष्ट्रीय उद्यान था जिसका पहले नाम क्या हुआ करता था? तो राजीव गांधी औरंग राष्ट्रीय उद्यान था। दोस्तों नामेरी राष्ट्रीय उद्यान, देहिंग पटकाई राष्ट्रीय उद्यान और रायमोना राष्ट्रीय उद्यान ये सभी राष्ट्रीय उद्यान दोस्तों कहाँ के हैं? तो दोस्तों याद रखिएगा असम के हो जाते हैं। अगर आप दोस्तों बात करें डांस की तो असम में एक शास्त्रीय नृत्य हो जाता है। कौन सा? वो भी तो याद रखिएगा असम का शास्त्रीय नृत्य सत्रिया हो जाता है। ये सत्रिया कहाँ का शास्त्रीय नृत्य है
दोस्तों तो याद रखिएगा असम का हो जाता है। अगर असम के लोक नृत्यों की बात करें दोस्तों तो बिहू, झूमर, देवदानी, भोरताल, ओझी पल्ली, ये दोस्तों असम के लोक नृत्य हो जाते हैं, याद रखिएगा। अगर असम के फेस्टिवलों की बात करें तो दोस्तों रंगोली उत्सव, कोंगली, भोंगाली, ये सभी उत्सव कहाँ के हैं तो असम के। और च्वांग, विशु, दीमा, अम्बुबाची मेला, ये भी असम के हो जाते हैं, याद रखिएगा। और दोस्तों असम की अगर पोशाक की बात करें तो पुरुषों का पोशाक क्या हो जाता है, गमोज, याद रखिएगा। ये गमोज पुरुषों का पोशाक हो जाता है किस राज्य का दोस्तों, असम का। क्योंकि आपके एग्जाम में पोशाक से भी रिलेटेड क्वेश्चन दोस्तों पूछते हैं स्टेट से। दोस्तों अगर आपसे एग्जाम में पूछता है कि असम का पुरुषों का पोशाक क्या है तो दोस्तों याद रखिएगा गमोज। अगर महिलाओं की बात करें तो महिलाओं का पोशाक हो जाता है मखेला चादर, दोस्तों याद रखिएगा मखेला चादर, ये असम का पोशाक हो जाता है महिलाओं का। अगर झील की बात करें दोस्तों जो चंददुबी झील और हाफलॉन्ग और सोनीबिल झील, सोनीबिल, हाफलॉन्ग और चंददुबी झील, ये तीनों झीलें कहाँ हो जाती है दोस्तों, असम में हो जाती हैं, याद रखिएगा। दोस्तों चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन है कि भारतीय वायुसेना 2022 में वायुसेना स्टेशन जोधपुर में किस देश के साथ ईस्टर्न ब्रिज 6 अभ्यास में भाग ले रही। दोस्तों ये वायुसेना स्टेशन जोधपुर में कौन से देश के साथ भारतीय वायुसेना ईस्टर्न ब्रिज 6 अभ्यास में भाग ले रही है तो दोस्तों याद रखिएगा ये ओमान देश के साथ भारतीय वायुसेना ईस्टर्न ब्रिज 6 का अभ्यास में भाग ले रही है। छठा संस्करण हो जाता है ईस्टर्न ब्रिज एक्सरसाइज का, दोस्तों याद रखिएगा, जो कि भारतीय वायुसेना और ओमान की वायुसेना के द्वारा वायुसेना स्टेशन जोधपुर में भाग लेगी, याद रखिएगा। ये भी कहाँ पे तो दोस्तों वायुसेना स्टेशन ये जोधपुर राजस्थान में हो जाता है। यहाँ पे ईस्टर्न ब्रिज का छठा संस्करण किन किन दो देशों के बीच होगा तो दोस्तों याद रखिएगा भारतीय वायुसेना और ओमान की वायुसेना। दोस्तों अगर डिटेल में बात करें तो ये स्थान अगर आपसे पूछता है कि किस स्थान पे ईस्टर्न ब्रिज छठे का 6 का संस्करण का एक्सरसाइज का आयोजन किस स्थान पे किया गया तो दोस्तों स्थान याद रखिएगा ये एयर बेस स्टेशन हो जाता है जोधपुर राजस्थान में, याद रखिएगा। अगर भारत के लड़ाकू जेटों की बात करें कौन कौन शामिल होंगे इस एक्सरसाइज में दोस्तों तो सुखोई 30 और जगुआर और मिराज, ये भारत की तरफ से लड़ाकू जेट शामिल होंगे। अगर ओमान की बात करें तो दोस्तों F-16, आप सभी को याद होगा कि अभिनंदन ने पाकिस्तान के F-16 को ही मार गिराया था दोस्तों, याद रखिएगा। तो ये ओमान के लड़ाकू विमान भाग लेगा, याद रखिएगा, ईस्टर्न एक्सरसाइज 6 में। और दोस्तों ओमान के साथ भारत की एक्सरसाइजें और भी हो जाती तो उनके बारे में बात करें तो ये भी इंपॉर्टेंट हो जाती हैं। अगर बात करें ईस्टर्न ब्रिज दोस्तों याद रखिएगा ये एयरफोर्स की हो जाती है एक्सरसाइज ओमान देश के साथ भारत की। और नसीम अल बहार ये नेवल की हो जाती है, याद रखिएगा। नेवी की अगर एक्सरसाइज पूछता है ओमान देश के साथ तो दोस्तों कौन से हो जाता है, नसीम अल बहार, ये ओमान देश के साथ हो जाती है भारत की एक्सरसाइज नेवल की। अगर आर्मी की बात करें तो अल नजा, दोस्तों अल नजा ये ओमान के साथ ही हो जाती है एक्सरसाइज भारत की आर्मी के साथ, दोस्तों याद रखिएगा। अगर अब दोस्तों ओमान की बात करें तो ओमान की कैपिटल दोस्तों मस्कट है, याद रखिएगा। ओमान की कैपिटल क्या हो जाती है तो दोस्तों मस्कट, ये कहाँ की कैपिटल है तो दोस्तों ये ओमान की। अगर मुद्रा करेंसी की बात करें तो ओमानी रियाल चलता है, याद रखिएगा। ओमानी रियाल कहाँ की मुद्रा हो जाती है दोस्तों तो ओमान की। अगर ओमान के सुल्तान की बात करें तो हैथम बिन तारिक, ये सुल्तान हो जाते हैं ओमान के। और क्राउन प्रिंस की बात करें तो थे जिन बिन हैथम, थे जिन बिन हैथम ये क्राउन प्रिंस हो जाते हैं ओमान के। और सुल्तान दोस्तों तो हैथम बिन तारिक ये सुल्तान हो जाते हैं ओमान देश के। और मुद्रा की बात करें ओमान की क्या है तो ओमानी रियाल। और राजधानी की बात करें तो दोस्तों मस्कट ये ओमान की कैपिटल हो जाती है। चलिए देखते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत की पहली जैव सुरक्षा स्तर 3 नियंत्रण मोबाइल प्रयोगशाला का उद्घाटन किस शहर में किया गया। और दोस्तों बात करें जैव सुरक्षा स्तर 3 ये नियंत्रण मोबाइल प्रयोगशाला का उद्घाटन किस शहर में किया गया है तो दोस्तों ये नासिक में किया गया है, याद रखिएगा, नासिक में किया गया। और दोस्तों ये क्या हो जाता है जैव सुरक्षा स्तर 3 तो दोस्तों ये संक्रमित लोगों को जाकर उनको चेक किए जाने के लिए ये प्रयोगशाला का उद्घाटन किया गया नासिक में, याद रखिएगा। और दोस्तों इसमें और डिटेल की बात करें तो दोस्तों ये ICMR की मदद से शुरुआत किया गया है, याद रखिएगा। ये किसकी मदद से शुरुआत की गई है तो दोस्तों ICMR इंडियन काउंसिल फॉर मेडिकल रिसर्च के द्वारा इसकी शुरुआत की गई है। अगर ICMR की बात करें दोस्तों तो इसकी इस्टेब्लिशमेंट 1911 में हुई थी, याद रखिएगा। अगर आपसे ICMR की इस्टेब्लिशमेंट पूछता है दोस्तों तो 1911 में ICMR इंडियन काउंसिल फॉर मेडिकल रिसर्च की इस्टेब्लिशमेंट हुई। और हेडक्वार्टर की बात करें तो इसका हेडक्वार्टर दिल्ली में हो जाता है। और डायरेक्टर जनरल महानिदेशक कौन है ICMR के तो बलराम भार्गव, ये दोस्तों डायरेक्टर जनरल हो जाते हैं ICMR के, याद रखिएगा। चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में किस देश के राष्ट्रपति ने यूक्रेन को 3 देशों में बांटा है। और दोस्तों बात करें यूक्रेन को 3 देशों में किस देश के राष्ट्रपति ने बांटा है तो दोस्तों ये रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने,
याद रखिएगा, ये रूस के राष्ट्रपति हो जाते हैं व्लादिमीर पुतिन, जिन्होंने यूक्रेन को 3 देशों में बांटा है। और दोस्तों इसमें डिटेल में बात करें तो दोस्तों रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने पूर्वी यूक्रेन को 3 देशों में बांटा है, तो जिसमें से पूर्वी यूक्रेन और डोनेस्टक और लुहांस्क, दोस्तों इन 3 देशों में बांटा यूक्रेन को। याद रखिएगा, ये में अलगाववादी क्षेत्रों को स्वतंत्रता की मान्यता दी। याद रखिएगा, ये किसके द्वारा मान्यता दी गई इन 3 देशों को, तो ये रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के द्वारा। दोस्तों यूक्रेन की कैपिटल की, तो दोस्तों यूक्रेन की कैपिटल क्यू हो जाती है। याद रखिएगा, क्यू ये यूक्रेन की कैपिटल हो जाती है। अगर करेंसी की बात करें यूक्रेन की, तो हार्विनिया ये यूक्रेन की करेंसी हो जाती है। राष्ट्रपति की बात करें प्रेजेंट टाइम में यूक्रेन के राष्ट्रपति कौन है, तो व्लादिमीर जेलेंस्की। याद रखिएगा, व्लादिमीर जेलेंस्की ये दोस्तों यूक्रेन के राष्ट्रपति हो जाते हैं। अगर रूस की राजधानी की बात करें तो मॉस्को दोस्तों रूस की राजधानी हो जाती है। और करेंसी की बात करें रूस की, तो रूबेल ये वहाँ की रूस की करेंसी हो जाती है। राष्ट्रपति कौन है प्रेजेंट टाइम में, तो व्लादिमीर पुतिन ये रूस के राष्ट्रपति हो जाते हैं। याद रखिएगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की 48वां खजुराहो नृत्य महोत्सव 2022 किस राज्य में मनाया गया। और दोस्तों बात करिए 48वां खजुराहो नृत्य महोत्सव किस राज्य में मनाया गया है, तो दोस्तों ये गुजरात मध्य प्रदेश में मनाया गया। याद रखिएगा कहाँ पे, ऑप्शन सी मध्य प्रदेश में 48वां खजुराहो नृत्य महोत्सव मनाया गया है। और दोस्तों इसमें डिटेल की बात करें तो दोस्तों खजुराहो नृत्य महोत्सव की शुरुआत कब हुई, अगर आपसे एग्जाम में पूछता है तो दोस्तों याद रखिएगा इसकी शुरुआत 1975 में हुई थी खजुराहो नृत्य महोत्सव की। याद रखिएगा। और नृत्य के लिए दोस्तों इस खजुराहो नृत्य महोत्सव के दौरान इसमें नृत्य के लिए राष्ट्रीय कालिदास पुरस्कार भी दिया जाता है। याद रखिएगा। और दोस्तों ये 2019-20 में किसे दिया गया, ये भी आपसे अगर एग्जाम में पूछता है क्वेश्चन तो ये भी पॉइंट इंपॉर्टेंट हो जाता है। याद रखिएगा 2019-20 के लिए राष्ट्रीय कालिदास पुरस्कार किस उत्सव में दिया जाता है, तो दोस्तों एक खजुराहो नृत्य महोत्सव के दौरान दिया जाता है। और किसे दिया गया, तो सुनैना हजारी लाल जी को दिया गया। याद रखिएगा, सुनैना हजारी लाल को 2019-20 के लिए राष्ट्रीय कालिदास पुरस्कार दिया गया है दोस्तों। याद रखिएगा। और 2021 के लिए दोस्तों शांता बीपी धनंजय को दिया गया। याद रखिएगा, शांता बीपी धनंजय को। चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कौन सी भारतीय दूरसंचार कंपनी वैश्विक CME-V6 अंडर सी केबल कॉन्स्ट्रीम शामिल होगी है। दोस्तों बात करें कौन सी भारतीय दूरसंचार कंपनी हो जाती है जो CME-V6 अंडर सी केबल कॉन्स्ट्रीम शामिल हो गई है, दोस्तों ये एयरटेल हो जाती है। याद रखिएगा, एयरटेल दूरसंचार कंपनी हो जाती है जो वैश्विक अंडर सी केबल कॉन्स्ट्रीम में शामिल हो गई है। और इसमें डिटेल की और बात करें दोस्तों, तो दोस्तों एयरटेल की बात करें तो ये 1995 में इसकी इस्टेब्लिशमेंट हुई थी। याद रखिएगा एयरटेल की इस्टेब्लिशमेंट कब हुई दोस्तों, तो 1995 में। और दोस्तों ये फाउंडर इसके कौन हो जाते हैं एयरटेल के, तो सुनील भारती मित्तल जी दोस्तों ये फाउंडर हो जाते हैं एयरटेल कंपनी के। याद रखिएगा। और प्रेजेंट टाइम में CEO कौन है इसके, तो दोस्तों गोपाल मित्तल ये CEO हो जाते हैं एयरटेल कंपनी के। याद रखिएगा। चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की हाल ही में किस भारतीय महिला खिलाड़ी ने 31 साल की उम्र में संन्यास लेने की घोषणा की है। दोस्तों ये भारतीय महिला खिलाड़ी हो जाती हैं, ये 31 साल में संन्यास लेने की घोषणा की। तो ये दोस्तों कौन हो जाती हैं, दोस्तों ऑप्शन ए VR विनीता। ये दोस्तों इंडियन क्रिकेट टीम, महिला इंडियन क्रिकेट टीम की प्लेयर हो जाती है जिन्होंने 31 साल की उम्र में संन्यास लेने की घोषणा की है। अब चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विश्व चिंतन दिवस हर साल किस दिन मनाया जाता है। अगर दोस्तों बात करें विश्व चिंतन दिवस की, ये हर साल किस दिन मनाया जाता है, तो दोस्तों यह 22 फरवरी को मनाया जाता है। याद रखिएगा कब मनाया जाता है, तो 22 फरवरी को विश्व चिंतन दिवस मनाया जाता है। अगर दोस्तों आपसे थीम पूछता है कि 2022 की थीम क्या थी विश्व चिंतन दिवस की, तो दोस्तों इसकी थीम हो जाती है अवर वर्ल्ड अवर इक्वल फ्यूचर। याद रखिएगा विश्व चिंतन दिवस 2022 की थीम क्या है रही, तो अवर वर्ल्ड अवर इक्वल फ्यूचर, ये इसकी थीम हो जाती है। अब चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में कौन से देश ने सी डोम नई नौसेना वायु रक्षा प्रणाली का सफल परीक्षण किया है। तो दोस्तों ये सी डोम नई नौसेना वायु रक्षा प्रणाली हो जाती है, इसका सफल परीक्षण किस देश के द्वारा किया गया है, तो दोस्तों ये इजराइल के द्वारा इसका सफल परीक्षण किया गया। याद रखिएगा सी डोम जो कि नई नौसेना वायु सुरक्षा रक्षा प्रणाली होगी, एक इजराइल के द्वारा इसका सफल परीक्षण किया गया। याद रखिएगा। इसमें डिटेल की बात करें दोस्तों इजराइल की कैपिटल की, तो दोस्तों इजराइल की कैपिटल क्या हो जाती है, जेरूसलम। याद रखिएगा इजराइल की कैपिटल जेरूसलम हो जाती है। अगर प्रेजेंट टाइम में राष्ट्रपति की बात करें तो इसाक हर्जोग ये इजराइल के राष्ट्रपति हो जाते हैं। अगर प्रधानमंत्री की बात करें तो नफ्ताली बेनेट ये इजराइल के प्रधानमंत्री हो जाते हैं। और करेंसी की बात करें इजराइल की, तो दोस्तों इजरायली शेकल ये इजराइल की करेंसी हो जाती है। अब चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन।
नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विश्व के नंबर 1 मैग्नस कार्लसन, दोस्तों याद रखिएगा, विश्व के नंबर 1 मैग्नस कार्लसन को हराने वाले भारत के सबसे युवा खिलाड़ी कौन बने हैं। दोस्तों बात करिए भारत के सबसे युवा खिलाड़ी कौन है जिन्होंने नंबर 1 मैग्नस कार्लसन को हराया है, और ये हो जाते हैं आर प्रज्ञानंद। याद रखिएगा ये आर प्रज्ञानंद ये भारत के सबसे युवा खिलाड़ी हो जाते हैं, ग्रैंड मास्टर हो जाते हैं जिन्होंने मैग्नस कार्लसन को हराया, जो कि नंबर 1 प्लेयर हो जाते हैं। अगर डिटेल की बात करें तो दोस्तों आर प्रज्ञानंद, जिनका पूरा नाम हो जाता है रमेश बाबू प्रज्ञानंद। याद रखिएगा इनका पूरा नाम क्या है, रमेश बाबू प्रज्ञानंद। दोस्तों इन्होंने एक ऑनलाइन शतरंज टूर्नामेंट में दुनिया के नंबर 1 खिलाड़ी जो थे कौन, मैग्नस कार्लसन, जो कि नॉर्वे देश के थे। याद रखिएगा अगर मैग्नस कार्लसन के बारे में पूछते हैं किस देश के थे, तो दोस्तों ये नॉर्वे के थे, नंबर 1 शतरंज खिलाड़ी चैंपियन थे। दोस्तों इनको इंडिया के सबसे युवा रमेश बाबू ने ऑनलाइन शतरंज टूर्नामेंट में हरा के एक इतिहास रचा। याद रखिएगा किसने हराया, तो रमेश बाबू ने, और किन्हें, दोस्तों ये नॉर्वे के मैग्नस कार्लसन हो जाते हैं जो कि शतरंज के चैंपियन थे। दोस्तों दुनिया के नंबर 1 शतरंज चैंपियन थे मैग्नस कार्लसन, जिन्हें रमेश बाबू ने हराकर इतिहास रच दिया है। याद रखिएगा रमेश बाबू दोस्तों भारत के सबसे युवा शतरंज ग्रैंड मास्टर हो जाते हैं, ये भी याद रखिएगा। तो दोस्तों चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत सरकार ने रूसा योजना को कितने वर्षों तक जारी रखने की मंजूरी दी है। दोस्तों बात करें रूसा योजना, ये भारत सरकार ने इसको कितने वर्षों तक और अधिक जारी रखने की मंजूरी दी है। तो दोस्तों याद रखिएगा 2026 तक इसे जारी रखने की इस योजना को जारी रखने की मंजूरी दी है। और दोस्तों बात करें रूसा योजना की, दोस्तों इसका फुल फॉर्म हो जाता है राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान। याद रखिएगा रूसा का फुल फॉर्म क्या हो जाता है, राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान। दोस्तों यह योजना 31 मार्च 2026 तक जारी रखने की मंजूरी दी है सरकार, भारत सरकार ने। याद रखिएगा कब तक, तो 31 मार्च 2026 तक जारी रखने की मंजूरी दी है। और दोस्तों इस योजना की बात करें तो यह योजना की कब शुरुआत हुई, तो दोस्तों याद रखिएगा राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान की शुरुआत 2013 में की गई थी। याद रखिएगा 2013 में इसकी शुरुआत की गई थी। और दोस्तों इसका उद्देश्य क्या था इस योजना का, अभियान का, तो दोस्तों इसका अभियान का उद्देश्य था कि यह राज्य सरकार के विश्वविद्यालय और कॉलेजों को वित्त पोषण प्रदान करने के लिए केंद्र प्रायोजित योजना थी। याद रखिएगा ये जो योजना बनाई गई थी राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान, ये दोस्तों ये राज्य सरकार के विश्वविद्यालय और कॉलेजों को वित्तीय पोषण प्रदान करने के लिए योजना थी। जिसको इसमें शिक्षा मंत्रालय ने 12,929.16 करोड़ रुपए के व्यय के साथ, इसमें टोटल व्यय कितना था दोस्तों, याद रखिएगा 12,929.16 करोड़, जिसमें से दोस्तों 12,929.16 करोड़ रुपए में से जिसमें 8,120.97 करोड़ रुपए केंद्र का हिस्सा। याद रखिएगा इसका खर्च करेगी इतना, इस टोटल व्यय में केंद्र कितना खर्च करेगी दोस्तों, तो 8,120.97 करोड़ रुपए, और राज्य की बात करें तो दोस्तों 4,808.19 करोड़ रुपए खर्च करेगी राज्य। दोस्तों याद रखिएगा ये भी डाटा इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि ये डाटा भी आपके एग्जाम में पूछ सकता है इस अभियान से रिलेटेड क्वेश्चन से। दोस्तों ये थे आज 23 फरवरी के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स। कमेंट सेक्शन में बताइएगा ये वीडियो आपको कैसी लगी। अगर सेशन पसंद आया तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर भी कीजिएगा, और हमारे चैनल कंटेंट एनालिसिस को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिएगा ताकि आने वाली हर एक वीडियो की अपडेट आपको मिलती रहे। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।